भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो तब ये चर्चा होती है कि जो मेवात के बाशिंदे हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे, महात्मा गांधी आते हैं वहाँ। पीसी जोशी ने ये कहा कि भाई अगर मेवात को बचाना है, मेवात के इतिहास, मेवात के कल्चर को बचाना है, मेवात का जो बिरादरी सिस्टम है या जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको अगर बचाना है तो फिर गांधी जी को बीच में लाना पड़े। जब उन्होंने ये बताया कि इस षड्यंत्र में गुड़गांव और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेसी भी शामिल हैं तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। कहने लगा जी हमारा अंतिम फैसला सुन लीजिए, हमारा अंतिम फैसला ये है कि हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात गांधी जी को टच कर गई अंदर तक और गांधी जी ने फिर बहुत भावुक होकर ये कहा कि गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो लोग अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहते। मंच से गांधी जी ने ये कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसमें तर्क ये भी दिया जाता है कि गांधी जी की जो हत्या हुई वो इस कारण से भी हुई कि उन्होंने मेवों को पाकिस्तान जाने से रोक लिया था, क्योंकि सांप्रदायिक लोगों ने ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली के पास मिनी पाकिस्तान बने और गांधी जी ने उन लोगों को रोक लिया जिन लोगों को सांप्रदायिक लोग नहीं चाहते। खुद सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या दिल्ली के पास रहे, वो कभी भी दिल्ली के लिए खतरा हो सकते हैं। एक समय सिर्फ अयोध्या की बात होती थी, फिर बात काशी की होने लगी, मथुरा की होने लगी, अब बात संभल की भी हो रही है, बात अलीगढ़ की भी हो रही है, बात तो जामा मस्जिद दिल्ली की भी हो रही है, कुतुब मीनार की भी होती है। क्या है कि क्या पुराने जो धार्मिक स्थल थे उनको बदला गया, ऐसी घटनाएं हुई हैं इतिहास में, या सिर्फ ये एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है? ये तो हो सकता है कि मंदिर गिराए गए, कई बार लड़ाई में भी गिर जाते थे और हो सकता है गुस्से में किसी ने गिराया भी, लेकिन ये बात गले नहीं उतरती कि मंदिर की जगह मस्जिद बनाई। अब जो सत्ता के प्रतिष्ठान हैं वो खुलेआम कहते हैं कि अब काशी की बारी है और मथुरा की बारी है, तो संभावनाएं कहाँ है कि कितने पाकिस्तान इस देश में और कितने पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है क्या देश? कि ये क्षणिक राजनीति है, कितने साल चलेगी ये चलेगी, लेकिन ये देश अब गिरेगा नहीं और एक वक्त आएगा कि ये देश इन सब बातों से ऊपर उठकर, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे पाकिस्तान भारत में बनने की कोई संभावना। कोई गांधी अहिंसा की बात करते थे, गांधी सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, आज ये सब कुछ हमें नज़र नहीं आता है। आज हिंसा प्रधान राजनीति नज़र आ रही है कि मारो काटो। गांधी को समझना और गांधी को आत्मसात करना हर आदमी के बस की बात नहीं। गांधी विचार आज भी जिंदा है और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी जिंदा है। जैसे आप कहाँ से हो, हमने कहा इंडिया से, मतलब गांधी इंडिया, गांधी इंडिया, मतलब भारत से बाहर आज भी गांधी को ही जाना जाता है। मतलब अगर भारत है तो गांधी उसकी पहचान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और भाई राम राम सारा नए। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और मैं आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल कर रही हूँ न्यूज़ तक के इस खास शो मंच पर। आज हम मंच प्रोग्राम में बात करेंगे राजनीति पर। राजनीति, वो राजनीति जो कि दिल्ली से शुरू होती है, मेवात के बसने की, दिल्ली के बसने की, और साथ ही हम बात करेंगे महात्मा गांधी पर। और ये बातचीत आप लोगों तक पहुंचाएंगे सिद्दीक अहमद मेव साहब। सिद्दीक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे तमाम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, आपकी लेखन की जर्नी, इतिहास को जानने की जर्नी, ये किस तरह से शुरू होती है? ज़रा आपके बारे में, अपने बारे में ज़रा बताएं। मैं मेवात के एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, बनारसी उस गांव का नाम है, बहुत इंटीरियर में है और वहाँ प्राइमरी स्कूल था सिर्फ। तो प्राइमरी गांव के स्कूल से की, उसके बाद गांव से 2 मील दूर हम हाई स्कूल किया। बल्कि 10वीं में मैं नूह आ गया था, जो 26 किलोमीटर है हमारे गांव से, और नूह से मैंने मैट्रिक की थी। और उसके बाद नूह कॉलेज से प्रेप उस वक्त होती थी, 11th को हमारे यहाँ प्रेप कहते थे, प्रेप की और उसके बाद इंजीनियरिंग करने चला गया। अच्छा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और बचपन से ही, जब से मैंने पढ़ना सीखा हिंदी, तब से मैंने किताबें पढ़ी और
मैं समझता हूँ कि कई हज़ार किताब मैंने पढ़ी होंगी। गांव के प्राइमरी स्कूल की लाइब्रेरी की, गांव की पंचायत की लाइब्रेरी की, कॉलेज की लाइब्रेरी की, तो हज़ारों किताब। और अभी भी मैं किताबें पढ़ता हूँ, हालांकि अब थोड़ी उम्र ज़्यादा है, उस तरह नहीं पढ़ पाता। और नूह से फिर 11th करने के बाद मैं जामिया मिलिया में इंजीनियरिंग के लिए आ गया। इंजीनियरिंग का मुझे एक तरह से जुनून सा था कि इंजीनियरिंग करनी है। हालांकि 11th में हमारी जो हिंदी टीचर थी उषा ऋषि, उन्होंने मेरे से कहा था कि आप छोड़िए और आप लिटरेचर ले लीजिए। मैंने कॉलेज की मैगज़ीन के लिए कहानी लिखी थी, तो उसके बाद उन्होंने ये सलाह मुझे दी, लेकिन वो एक जुनून था इंजीनियरिंग करने का। तो जामिया मिलिया से मैंने डिप्लोमा इन सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद हरियाणा पंचायत एंड डेवलपमेंट में सरकारी नौकरी की। फिर नौकरी के दौरान ही मैंने बीटेक किया जोधपुर यूनिवर्सिटी से। और जब मेरी नौकरी कोई 5-6 साल की थी तो 91 में हमारे यहाँ साक्षरता अभियान चला था। और हमने उस साक्षरता अभियान में, क्योंकि हमारा जो एरिया था, मेवात एरिया जिसे कहते हैं, बाकी हरियाणा से एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ था। और जाहिर सी बात है, जो एरिया एजुकेशन में पिछड़ जाता है वो जीवन के हर फील्ड में पिछड़ जाता है। तो हम गांव-गांव में गए, लोगों को शिक्षा का महत्व बताया। और वो ऐसा मौका था जब पहली बार मुस्लिम लड़कियां, मतलब आम मुस्लिम लड़कियां, जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो पढ़ा रहे थे, लेकिन आम आदमी की लड़कियां, जो गांव के किसान लोग थे, उनकी लड़कियां स्कूलों में पहुंची। और आज उनमें से बहुत सारी लड़कियां MBBS डॉक्टर हैं, PhD की हुई हैं, MA की हुई हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं। तो वो एक ऐसा अभियान था जिसमें मेवात में एजुकेशन को एक नया मोड़ दिया था। उसी दौरान मैंने ये प्लान किया कि मेवात के इतिहास पे कुछ लिखा जाए। असल में कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जब हमने नौकरी ज्वाइन की तो अक्सर लोग ये कहते थे कि भाई तुम्हारे बुज़ुर्ग तो बहुत कमज़ोर थे और उन्होंने, औरंगज़ेब ने उनको पीट कर मुसलमान बना दिया। तो क्योंकि मुझे नॉलेज था, मैं उसको काउंटर करता था। तब मैंने ये सोचा कि काउंटर करने से तो काम नहीं चलेगा, आप एक आदमी से कह सकते हो, 2 आदमी से। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जड़ों को कुरेदा जाए। और जब जड़ों को कुरेदा, हिस्ट्री को पढ़ा और हिस्ट्री में पीछे तक मैं गया, तो हमारी जड़ें तो महाभारत तक फैली हुई मिली। और तब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। और पहले प्लान एक ही किताब लिखने का था, मेवात एक खोज लिखी 97 में वो किताब। 8 साल में लगातार हिस्ट्री पढ़ता रहा। उसके बाद मेवात एक खोज लिखी, तकरीबन 425 पेज की वो किताब है। और उसमें लगभग 8000 साल का मेवों का इतिहास है। और उसके बाद फिर कल्चर पे, और फिर एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि इस वक्त 12 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 किताबें प्रकाशन में हैं और 1-2 किताबों का मैटर अभी मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है। तो अब तो ये है कि ये सिलसिला चल रहा है तो जारी रहेगा। अब हम जानना चाहेंगे मेवात बना कैसे, ये जो मेव शब्द है अब ये कहाँ से आया, और मेवों से जो अभी फ़िलहाल मेव जब शब्द जहन में आता है तो मेवों के पीछे मुस्लिम शब्द भी लगा जहन में आता है, तो ये किस तरह से अलग है? मेवात का इतिहास, मेवात के बनने से लेकर, रचने बसने से लेकर, ज़रा यहाँ के सफ़र को बता दें सर। हिस्ट्री में हम जब पीछे जाते हैं तो हेरोडोट्स, जो सिकंदर के इतिहासकार थे, या उनसे भी पहले राविल्सन एक यूनान के एक इतिहासकार हुए हैं, और उन्होंने बेरोसिस, जो यूनान के ही उनसे पहले के इतिहासकार थे, उनको कोट करते हुए ये लिखा है कि मेव नाम की कौम, उन्होंने मेव ही लिखा है, कई जगह मेवातीस भी लिखा हुआ है, स्पेलिंग हालांकि थोड़ी सी अलग है। मेव नाम की कौम ईसा से 2000 साल पहले ऑक्सस नदी और उर्मिया झील, जिसे मेदिया झील भी उन्होंने कई जगह लिखा है, उसके किनारों पर रहती थी। वहाँ से ये लोग यहाँ से बढ़ते हुए इराक और फिर आर्मेनिया, ईरान होते हुए ये सिंध की तरफ से भारत में प्रविष्ट हुए। लेकिन उससे पहले 702 ईस्वी पूर्व जो आज का इराक है
और उत्तरी ईरान, आर्मीनिया और अज़रबैजान, ये पूरा एरिया इस एरिया में एक साम्राज्य स्थापित किया जिसे मेदिया साम्राज्य कहते हैं। और उस साम्राज्य के 5 राजा हुए। उनमें से आखिरी राजा इस्तगासु हुआ। उसको जो दारा प्रथम था जिसने पर्शियन साम्राज्य की नींव रखी थी, वो उनका नवासा होता था, उनकी बेटी का लड़का था। उन्होंने उनको कत्ल किया अपने नाना को, और उन्होंने फिर पर्शियन साम्राज्य की नींव डाली जिसे हम दारा प्रथम कहते हैं। वहाँ से ये लोग सिंध से होते हुए पहले सिंध में प्रविष्ट हुए हैं, और 30 या 40 ईस्वी में जो आज का इतिहास है उसमें मेवों का पंजाब में होना सिद्ध होता है। लेकिन उससे पीछे अगर हम जाएं तो महाभारत काल में हम पाते हैं कि जहाँ मेवात है ये मत्स्य प्रदेश कहलाता था। इसके पूर्व में सूरसेन था, पश्चिम में तिरगत था, साउथ में विराट था और नॉर्थ में इंद्रप्रस्थ था। तो ये ही वो एरिया है जो आज मेवात कहलाता है। इसी तरह एक स्टेट मध्य प्रदेश था पंजाब में, जिससे पांडवों की माँ माद्री थी, और मद्र मेद को ही संस्कृत में मद्र लिखा गया है, और ये मद्र ही आज का मेव है। ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं। सिंध से मेव मारवाड़ में आए, मेवाड़ का पुराना नाम मेदपाट है, यानी मेव प्रदेश। राजपूतों को उदय के बाद ये लोग वहाँ से हटे हैं। अभी भी मेवाड़ में मेदाल्य और मेड़ता 2 जगह हैं, 2 सिटी हैं बल्कि, वहाँ पे मेवों की आबादियाँ हैं। और एक मेव का ही एक आप समझ ले एक शाखा है मेर, जो आज भी मेवाड़ में और मारवाड़ में दोनों जगह मिलती है। अभी मैं मारवाड़ गया था तो वहाँ बीकानेर की जो लाइब्रेरी है उसमें मैंने देखा, उन्होंने लिखा है कि भाई मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही मेव ने बसाए हैं। 2 भाई थे मेव, उन्होंने जो अपने हिसाब से बताया। लेकिन हम ये मानते हैं कि पहले मेवाड़ फिर मारवाड़ बसाया और फिर मेवात आकर बसाया। मेवात के बारे में कि यूरोपियन ए कनिंघम ने भी ये लिखा है कि भाई ये लोग बहुत बहादुर थे, और ये लोग सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का जो खून है उसमें किसी और उसकी मिलावट नहीं है, शुद्ध क्षत्रिय हैं। अभी भी जो डीएनए टेस्ट हुए हैं, हालांकि यहाँ नहीं हुए, विदेश में हुए हैं, लेकिन जो डीएनए टेस्ट हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा 70% प्योरिटी मेवों के खूनों में क्षत्रियों की पाई गई है। तो ये एक बड़ी कौम थी उस वक्त, जिसे मेद कहा जाता था, और इसका उत्तरी मेद, मध्य मेद और पश्चिमी मेद 3 हिस्से थे। उत्तरी मेद इराक और ईरान तक थे, मध्य मेव सिंध और ये जो आज का अफ़गानिस्तान है इधर थे, और जो साउदर्न मेव थे वो सिंध से और जमुना तक बसे हुए थे। तो ये पूरा एरिया था। आज भी जो लोग मुसलमान हो गए अब तो वो मेव हैं, आप यूँ समझ सकते हैं, और बाकी लोग या तो अब राजपूत हैं या फिर जाट हैं। अभी भी राजपूतों से, जाटों से हमारे 30 गोत सीधे मिलते हैं। जो पूरा जो मेवात है वो 13 आप कह लीजिए 13 सामाजिक ग्रुप कह लीजिए, 13 राजनीतिक ग्रुप कह लीजिए, पुराने हिसाब से बटा हुआ है। इनमें जिनको हम पाल कहते हैं, जैसे जाटों में खाप कहते हैं, उस तरह हम पाल कहते हैं। पाल के किसी के 360 गांव हैं, एक पाल डेमरोथ है उसके 757 गांव हैं। तो उनमें से 5 जो पाल हैं वो जादूवंशी कहलाती हैं, 4 पाल हैं वो तोमर वंशी कहलाते हैं, जो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। 2 पाल सूर्यवंशी हैं, दहंगल जिससे मैं हूँ, और एक सिंगल, वो अपने आप को रामचंद्र जी का वंशज मानते हैं। और जो 13वीं पाल है वो पहाट हैं, वो चौहान अपने आप को मानते हैं। इसके अलावा जो 12 पालों के अलावा 52 गोत हैं, छोटे छोटे गोत, किसी के 10 गांव हैं, किसी के 50 गांव हैं, वो सब भी इसी तरह बटे हुए हैं। जैसे 19 गोत हैं या 20 गोत हैं वो जादूवंशी हैं, 18 गोत ये मतलब तोमर वंशी हैं, इसी तरह से एक गोत चौहान वंशी है। तो ये कोई 30 गोत हैं, चौहान है, चालुक्य है, पंवार है, कटारिया है, वो सब जाटों से भी मिलते हैं और
राजपूतों से भी। सर आज का जो मेवात है मैं उसमें देखती हूँ कि राजस्थान का कुछ हिस्सा है, पश्चिमी यूपी का कुछ हिस्सा है, मैं कहूँ कि हरियाणा तो आ ही गया जैसे मेवात में, या फिर मैं कहूँ नूह में। तो ये किस तरह से इतने से इलाके में मेव सिमट गए, वो किस तरह की कहानी रही? क्योंकि जब हम गांव देहात में जिक्र करते हैं तो महाराजा सूरजमल तक का बताया गया है, यानी ये कहें कि राजस्थान से या फिर राजपूतों का यहाँ पर जिक्र होता है, राजस्थान के युद्ध का जिक्र होता है, महाराजा सूरजमल का जिक्र होता है। मध्यकाल का जब हम इतिहास देखते हैं तो मेव हमेशा आक्रांताओं से लड़ते हुए हैं। इतिहास ये कहता है कि गजनवी ने 17 बार भारत पे हमले किए और उन हमलों में कम से कम 13 बार मेवात प्रभावित हुआ। मेवात से मतलब कहीं ना कहीं उनकी झड़प हुई, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब दिल्ली के महरौली से लेकर और गुजरात के उत्तरी सीमा तक का पूरा एरिया मेवात ही कहलाता था। गजनवी गोरी जब आया है तो अजमेर से दिल्ली तक का एरिया मेवात कहलाता था। अब भी इस एरिया में उसी स्टॉक की कौमें, जैसे आप सोना से अलवर से 10 किलोमीटर आगे अकबरपुर गांव, वहाँ तक मेव बसे हुए हैं, वहाँ से आगे मीणे बसे हुए हैं जो मेव से अलग होकर पृथ्वीराज के टाइम में अलग हुए थे, और फिर वहाँ से आगे अजमेर तक जो ब्यावर से और अजमेर तक मेर बसे हुए हैं जो मेव से ही निकले हुए हैं। और मेर क्षत्रियों की 36 जो कुल हैं उनमें शामिल हैं मेर। और मेव तो हैं, जब जादूवंशी और तोमर वंशी हैं तो वो 36 कुलों में जाहिर सी बात है हैं वो। तो इस तरह से ये पूरा एरिया हमेशा ही पहले गजनवी से लड़े, फिर गोरी आया तो गोरी से भी लड़ाई हुई, और कुतुबुद्दीन को तो वहाँ अजमेर में घेर लिया था, अजमेर के किले में वो बंद हो गया, और फिर गोर से फिर नई फौज आई, तब उसको कम से कम छुटकारा मिला वहाँ से। फिर बलबन से 4 युद्ध हुए, और 1248, 1252, 1259 और 1266 में। उस वक्त कहते हैं कि इन 4 युद्धों में 3 लाख मेव शहीद हुए, लेकिन बलबन को भी अपने 1 लाख सिपाही खोने पड़े। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ भीड़ है और एक तरफ अनुशासित फौज है। फौज भीड़ को कितना मार ले, 10 गुना मार ले, लेकिन अगर कोई 3 लाख भीड़ को मारकर अपने 1 लाख सिपाही को खोता है तो उन लोगों का साहस का, उन लोगों की वीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उस वक्त ही मेवात से बहुत सारे मेव इधर मध्य प्रदेश की तरफ ट्रांसफ़र कर गए, महाराष्ट्र की तरफ चले गए, और ये एक बड़ी तबाही थी जिसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। दूसरी बार फिर जब बाबर आया तब भी एक बड़ी लड़ाइयाँ हुई। बाबर चूँकि उसकी फ़ौज बहुत डेमोरलाइज थी, हालांकि वो पानीपत जीत गया था, उसके बावजूद उसकी फ़ौज डेमोरलाइज थी, क्योंकि वो ठंडे एरिए से आए थे, यहाँ गर्मी थी। फिर वो भारतीय लोगों के जो किस्से राजपूतों के और इनके सुने उन्होंने कि भाई इतने बहादुर हैं, ये हैं, तो थोड़ा सा नई जगह थी, नया एटमॉस्फेयर था, तो वो डेमोरलाइज थी उसकी फ़ौज। हालांकि उसने दिल्ली आगरा जीत लिया। तो फिर हसन खां मेवाती जो उस वक्त मेवात के राजा थे और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर भी उनको बनाया हुआ था, इब्राहिम लोधी जो थे उस वक्त के सुल्तान, उनके मौसेरे भाई भी थे वो, इसलिए उन्होंने उनको दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको उस वक्त कोतवाल कहा जाता था, उनको बनाया हुआ था। तो हसन खां मेवाती ने और इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे महमूद खां लोधी, हालांकि उन पर ये इल्ज़ाम है राणा सांगा पर उन पर कि उन्होंने ही बाबर को इनवाइट किया था कि वो यहाँ आए, इब्राहिम लोधी को हराकर और माल लेकर चले जाएं और बाकी देश हमें छोड़ जाएं। इस तरह का पैक्ट था। खुद बाबर ने भी ये बात लिखी है बाबरनामा में, और वो पैक्ट ये था कि भाई महमूद लोधी को दिल्ली दे देंगे और आगरा महाराणा सांगा को दे देंगे और बाबर वापस चला गया। लेकिन जब वो नहीं गया तो हसन खां मेवाती, महमूद लोधी और महाराणा सांगा ने एक संघ बनाया और ये तय हुआ कि भाई किसी तरह से भी बाबर को भारत से निकालना है। तो उसके लिए एक दूसरे को जैसे सबने सपोर्ट लेना शुरू किया। महाराणा सांगा के साथ महमूद लोधी और हसन खां मेवाती थे, लेकिन बाबर का साथ भी अमरकोट का राणा और चौसा का एक भूप सिंह राजा था, उनके पिता थे, वो
बाबर का भी साथ दे रहे थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल युद्ध था, ना कि उसको धार्मिक रूप नहीं दिया जा सकता। दोनों तरफ हिंदू मुस्लिम थे। और जहाँ खानवा में जहाँ युद्ध हुआ, वहाँ के पास ही बयाना का किला है, जिस पर निज़ाम खां नाम का जो मेवाती ही था वो राज कर रहा था। उसने जब बाबर को सपोर्ट किया तो महाराणा सांगा ने उस पर हमला कर दिया और निज़ाम खां भागकर बाबर के पास चला गया। किले पर महाराणा सांगा ने कब्जा कर लिया। तो ये एक बड़ा युद्ध था। लेकिन इसमें एक जो पेच है वो ये है कि पानीपत की लड़ाई में हसन खां मेवाती के बेटे ताहिर खां को बाबर ने कैद कर लिया था। तो उनका एक कर्मचारी था करमचंद नाम का, हिंदू था वो, लेकिन उनका मंत्री था या जो भी था, उनका दूत बनकर वो बाबर के पास जाते हैं, लड़के को छोड़ने की दरखास्त करते हैं, लेकिन बाबर नहीं छोड़ता। फिर वो दोबारा जाते हैं। तो फिर बाबर अपने मंत्रियों से सलाह करता है और ये तय होता है कि भाई आप इसको छोड़ दो, इस एहसान के नीचे दबकर हसन खां मेवाती हमें सपोर्ट कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हसन खां मेवाती को जैसे ही पता चला कि उसका लड़का छोड़ दिया है, हालांकि बाबर ने उसको खिलत देकर, मतलब सम्मानित करके छोड़ा और उसको ये समझाया कि अपने बाप को जाकर समझाओ हमारा साथ दे और हमारा एहसान माने, क्योंकि बाबर अपने आप को बड़ा बादशाह मानता था और भारतीय जो राजा थे उनको बस वो जमींदार या सरदार ही कहता था। तो उसने कहा भाई हम आपको रॉयल सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हमारा एहसान मानकर अपने बाप को समझाओ कि हमारा साथ दे। लेकिन हसन खां मेवाती ने जैसे ही सुना कि उसके बेटे को रिहा कर दिया गया है और वो रास्ते में वो जाकर और महाराणा सांगा से एक जगह है टोडा भीम, वो अलवर और इसके बीच में है खानवा के, वहाँ जाकर वो महाराणा सांगा से मिल गए। तो इसमें जब बाबर को ये पता चला कि भाई हसन खां मेवाती उनसे मिल गए हैं, तो उन्होंने उनका एक कमांडर था जो बहुत नज़दीकी था और बहुत बहादुर था, मोहम्मद अली झंग, उनसे कहा कि एक मजबूत टुकड़ी लेकर जाओ और मेवात में इतनी बर्बादी करो, इतना कत्लेआम करो जिससे हसन खां मेवाती घबराकर हमारे साथ आ जाए। तो एक बड़ा कत्लेआम मेवात में हुआ। खुद बाबर ये लिखता है कि हमने दूर दूर तक मेवात पर हमले किए और जो भी हमारे सामने आया वो तलवार के धार उतार दिया गया। तो सैकड़ों गांवों को उन्होंने आग लगा के बर्बाद कर दिया। लेकिन वो जो हसन खां मेवाती और महाराणा सांगा का जो एक संग बना था वो नहीं टूटा और फिर खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च को। उसमें 12,000 घुड़सवारों के साथ हसन खां मेवाती, एक ही राजा था, हालांकि 50-52 राजा महाराणा सांगा के साथ थे, उनमें से 10-15 मारे भी गए, कुछ उनके साथ निकल गए। लेकिन हसन खां मेवाती अकेला ऐसा राजा था जो आखिर तक उन युद्ध करता रहा और जब तक वो जिंदा रहा। बाबर ये लिखता है, लास्ट जो क्षण है, बिल्कुल एक तरह से आप जैसे कमेंट्री सुन रहे हो कि हमने लगा कि महाराणा सांगा भाग गया है तो हम जीत गए हैं, लेकिन अचानक भारतीय सेना ने बहुत तेज़ी से हमला किया और मैंने देखा कि हसन खां मेवाती उनको लीड कर रहा था। मैंने तोपों को आगे लाने के लिए कहा और एक स्क्वायर बनाया और जो उस्ताद अली थे तोपों के इंचार्ज, उनसे कहा कि जितना ज़्यादा हो सके बम्बार्डमेंट आप कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जो सेना थी वो आगे बढ़ कर हमला कर रही थी, खासकर हसन खां मेवाती बार बार हमला कर रहा था और इतना भीषण युद्ध हुआ कि जो गर्दो गुबार उठा वो इतना था कि सूरज की किरणें भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाज़ और उनके टकराने से उठ रही चिंगारियाँ वो ही नज़र आती थी। ऐसे में अपने पराये का भी हमें होश नहीं था। तभी अचानक एक बम का गोला जो है, तोप का गोला एक हसन खां मेवाती के पास फटा और वो वहीं मारा गया और उसके बाद भारतीय सेना भाग खड़ी हुई। तो ये एक बड़ी तबाही थी जिसे हम दूसरी तबाही कहते हैं। तीसरी तबाही 1857 में 1857 में जब 1857 का युद्ध किया,
हमारे यहाँ तो मेवात में, हालांकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मुझे कहीं मिला भी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आम बात है कि जिस आदमी ने पहली गोली चलाई मेरठ में, उसका नाम चांदखा मेवाती था। खैर 13 मई से 10 मई को मेरठ से वो क्रांति शुरू हुई। 11 मई को सुबह क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचे। 12 मई को उन्होंने गुड़गांव पर हमला किया। तभी मेवाती उनके साथ शामिल, क्योंकि गुड़गांव के आसपास में होके कई गांव थे। और 13 मई और 14 मई को नूह में एक बड़ा युद्ध हुआ, जहां एक तरफ अंग्रेज़ों की फौज थी और स्थानीय जो खांजादे थे, जो हसन खां मेवाती के वंशज आप कह सकते हैं उनको, मेवी थे, वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। क्योंकि रूलिंग क्लास थी वो, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर तो रूलिंग जो लोग थे वो अंग्रेज़ों का ही साथ दे रहे थे। वहाँ 3 दिन तक लड़ाई हुई और अंग्रेज़ों का सफाया हो गया, खांजादों को सफाया हो गया और नूह पर मेवात को स्वतंत्र घोषित किया गया बाकायदा, और नूह में झंडा फहराया गया जो मुग़ल झंडा था, हरा और सुनहरी। और उसके बाद बादशाह को माली मतलब आर्थिक मदद भी दी गई और सैनिक भी भेजे गए। 2000 सैनिक वहाँ से आए जो दिल्ली आकर लड़े। तो उसमें भी एक बड़ी तबाही हुई, क्योंकि दिल्ली टूटने के बाद बहुत प्लानिंग के साथ अंग्रेज़ों ने ब्रिगेडियर जनरल सावर्स के नेतृत्व में मेवात को दबाने के लिए कोशिश की। और उस वक्त मेवात की जो गुड़गांव मेवात है, इसी में वो क्रांति हुई। 1,10,400 जनसंख्या थी, जहाँ 7 युद्ध हुए। 3 युद्ध दिल्ली टूटने से पहले और 4 युद्ध दिल्ली के बाद। तो इन युद्धों में कोई 42 गांव ख़त्म हो गए मेवातियों के और 10,000 के करीब लोग शहीद हुए। हरियाणा में आगे नहीं बढ़ पाए, हरियाणा के गांव तक नहीं जा पाए, क्योंकि बीच मेवाती में पड़ते। मेवाती पड़ते थे। और फिर जैसे महाराजा सूरजमल वाला किस्सा बताते हैं कि महाराजा सूरजमल दिल्ली के लाल किले के नहीं, दरवाजे असल उतार लाए में थे। महाराजा सूरजमल को दिल्ली की जो राजनीति थी उसका फ़ायदा हुआ। इमादुल मुल्क और सफदरजंग दोनों में टसलबाजी थी। सफदरजंग को महाराजा सूरजमल सपोर्ट कर रहे थे और इमादुल मुल्क को घासेड़ा के राजा सपोर्ट कर रहे थे। तो सफदरजंग ने ये कहा कि अगर तुम घासेड़ा पर कब्जा कर लो और इसको मार दो, तो मैं तुम्हें दिल्ली लूटने में मदद कर सकता हूँ। ये अंदर। और दर्शकों को बता दें कि घासेड़ा नूह जिले का एक गांव है। और उस समय क्या होता था सर? गांव नहीं, वो बहुत ऐतिहासिक गांव, हाँ, ऐतिहासिक गांव है। बहुत पुराना गांव है और बड़ा गांव है। तकरीबन 1 किलोमीटर का उसका जो सरकमफ्रेंस है वो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब गांव की एक गली ऐसे निकलेंगे तो 1 किलोमीटर वो आपको नज़र आएगी। तो बहुत ऐतिहासिक गांव है। उस गांव में महाभारत काल के और उससे पहले वैदिक काल के भी कुछ खुदाई में वो मिले हैं आसार। अभी कुछ सिक्के भी मिले थे पीछे चांदी के। तो काफ़ी पुराना गांव है। और उससे पहले भी उस गांव को बिहारी मल नाम के कोई क्षत्रिय थे जिन्होंने उस गांव को बसाया था। और औरंगज़ेब ने उस गांव को हाथी सिंह एक होते थे, बादशाहपुर के पास एक गांव थी जिसे ढाणी बोलते थे, तो वहाँ के थे वो। असल में ये पूरा किस्सा बहुत अजीब सा है। ये 3 आदमी थे, एक हाथी सिंह, एक सांवलिया, दोनों दोस्त थे। एक थे नंदराम जो रेवाड़ी के पास के थे। तो तीनों ही शुरू में औरंगज़ेब के नज़दीक थे, फिर तीनों ही लूट मार करने लगे। और जो सूरजमल सांवलिया तावड़ू के पास एक गांव है सहसोला, उसका रहने वाला था। तो सांवलिया की डायरेक्ट उससे झगड़ा हो गया औरंगज़ेब, बल्कि उसका झगड़ा हुआ जयपुर स्टेट से। उसका लड़का जयपुर स्टेट की किसी राजकुमारी से प्यार करने लगा और जब उनको पता चला बादशाह को, तो बादशाह ने उनको दिल्ली से निकाल दिया। तो उन्होंने उस राजकुमारी को, जैसे दिल्ली से और तिजारा होते हुए जयपुर का रास्ता था, तो तावड़ू के आसपास कहीं उस राजकुमारी को लूटने की कोशिश की। तो इससे औरंगज़ेब और नाराज़ हो गया। तो उसके पास बड़ी फौज थी, 10,000 आदमी कहते हैं उनके साथ थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो औरंगज़ेब ने भी कांटे से कांटा निकालने का वो किया। नंदराम को उन्होंने बुलाया और नंदराम से कहा कि भाई ये मसला हल करना है, इसको मारना है।
तो उन्होंने कहा जी इसका दोस्त हाथी सिंह है, अगर वो तैयार हो जाए तो हाथी सिंह पे दबाव डाला गया और उनसे फिर ये कहा गया कि अगर तुम इसको मार दो तो हम तुम्हें जागीर दे देंगे। वो जागीर के लालच में आ गया। उनका दोस्त था सांवलिया की, उन्होंने दावत की और जहर या कोई चीज़ मिला दी शराब में, और जब वो बेहोश हो गया तो उनका सर काट के औरंगज़ेब को पेश कर दिया। औरंगज़ेब ने घासेड़ा और उसके 20 गांवों की जागीर उनको दी, जिसमें नूह और मालब भी शामिल है। तो ये वो किस्सा था। तो सफदरजंग ने उनसे कहा कि भाई सूरजमल, अगर तुम ये काम कर दो तो मैं दिल्ली लुटवा दूंगा। लेकिन सूरजमल को पता था कि बीच में मेवात है। हालांकि मेवात की 2 इंतज़ार, ये पहाड़ी और नगर तहसील उसके अंडर में थी। तो उन्होंने यहाँ के चौधरियों से बात की। उन्होंने ये कहा भाई हम घासेड़ा के इससे तंग हैं, क्योंकि जो हाथी सिंह का बेटा था बहादुर सिंह, बाद में जो वहाँ की गद्दी पे बैठा, तो वो बहुत जालिम किस्म का आदमी था। औरतों को उठा लेना, गाँव को लूट लेना, उस तरह की वो आदतें थी। लेकिन वो बहादुर था, इसमें भी कोई शक नहीं। तो मेओ ने ये शर्त लगाई कि पहले घासेड़ा को पे कब्ज़ा किया जाएगा, तब हम दिल्ली आपके साथ चलते हैं। तो अप्रैल 1753 में वो युद्ध हुआ और घासेड़ा पर सूरजमल ने कब्ज़ा कर लिया। काफ़ी 1500 सिपाही उसके मारे गए, 800 घासेड़ा के सिपाही मारे गए। और वो जो दरवाज़ों की बात की जाती है, वो घासेड़ा के किले के दरवाजे हैं जो अभी भी डीक में लगे हुए हैं। लाल किले के दरवाजे नहीं, क्योंकि लाल किले तक वो पहुँचे नहीं। उन्होंने पुरानी दिल्ली को लूटा और वहाँ से फिर वापस हुए। और उसके बाद हिंडन की लड़ाई में वो 1761 में मारे गए राजा सूरजमल। लेकिन मेओ का ताल्लुक वहाँ से आखिर तक लगा रहा। राजा, उनके बेटे थे जवाहर सिंह, वो पुष्कर स्नान का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। पुष्कर क्योंकि जयपुर स्टेट में था, तो उन्होंने बगैर स्टेट की आज्ञा के अपनी फ़ौज लेके, मतलब इस दम्भ में कि मैं बहुत मजबूत राजा हूँ, वहाँ चले गए। जब वापस आए थे जयपुर की सेना उन्होंने घेर लिया। फिर उसके बाद मेवात बसा। जब हम कहें कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो तब ये चर्चा होती है कि जो मेवात के बाशिंदे हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे, महात्मा गांधी आते हैं वहाँ। तो ये किस्सा ज़रा सुनाई सर। नहीं, देखिए, बंटवारे में ये तय हुआ था कि भाई जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, जैसे बलोचिस्तान था या सीमा प्रांत था और सिंध था, वो पाकिस्तान बनेगा। और पंजाब के वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी है और बंगाल के वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो पाकिस्तान में जाएंगे या उनकी आबादी जाएगी। तो उस लिहाज से तो नूह और फिरोजपुर तहसीलों को पाकिस्तान जाना था। अलवर और भरतपुर उस समझौते में नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि अलवर स्टेट भी और भरतपुर स्टेट भी, दोनों को बनाने में मेओ ने बराबर से लड़ाई की, कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बदन सिंह के साथ भी, सूरजमल के साथ भी, और फिर राव प्रताप सिंह के साथ भी, जिसने अलवर स्टेट कायम किया। लेकिन हुआ ये कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो कांग्रेस उन इलाकों में जो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अंडर में थे, मुग़लों के टाइम में भी जिनको खालसा कहा जाता था, वहाँ कांग्रेस के नाम से स्वतंत्रता संग्राम चला रही थी। और जो प्रिंसली स्टेट थे, उनमें कहीं तो प्रजा मंडल के नाम से और कहीं प्रजा परिषद के नाम से वो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो अलवर में प्रजा परिषद के नाम से कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल चला रही थी और भरतपुर में प्रजा मंडल के नाम से चल रहा था। प्रजा मंडल में मेयो भी थे और हिंदू भी थे। मास्टर अचित्यानंद थे और कई मेयो लोग थे उनके साथ। वो सब लोग चला रहे थे और एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ काफ़ी तनाव हुआ। और एक नौगावा गांव है, वहाँ पर जो कांग्रेस थी और उसमें चौधरी अब्दुल हई भी थे, कंवर मोहम्मद अशरफ थे, सैयद मुतलबी फरीदाबादी थे, जो भी मेवात के स्वतंत्रता सेनानी थे, और दूसरे बाहर के स्वतंत्रता सेनानी थे भरतपुर के, वो वहाँ मीटिंग कर रहे थे नौगांव गांव में। नौगांव गांव भरतपुर स्टेट में लगता था। तो रात को मिलिट्री ने उस गांव को घेर लिया, तोपें लगा दी।
ते ये अब सुबह देखा तो भाई मिलिट्री ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। अब वहाँ एक तरह से गांव में टेरर फैला, तो तय ये हुआ कि अगर भागेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए मिलिट्री का मुकाबला किया जाए। पूरा दिन निकल गया, रात आई तो ये तय हुआ कि भाई अचानक गांव के कुछ नौजवान हमला करेंगे जब फौज सो जाएगी, और उनका काम ये होगा कि पहले हथियारों पे कब्जा करें, फिर टेंटों में आग लगा दें। वो हुआ, फौज भाग खड़ी हुई, तोपें भी छोड़ गई। तो एक वो गुस्सा था राजा को कि भाई बेइज्जती हो गई, अगर फौज ग्रामीणों से हार जाती है तो राजा की तो बेइज्जती है। तो अप्रैल 1947 में सबसे पहले होडल में दंगा कराया गया। दंगा भी क्या, होडल तो मेवात की सीमा पर था, लेकिन लोग मार्केट के लिए जाते थे। वहाँ कुछ लोग जैसे धोबी थे, रंगरेज थे, तेली थे, वो मुस्लिम थे, तो वो बेचारे उनको सफ़र करना पड़ा। कुछ मेव औरतें जो कहीं जा रही थी, मार्केट गई थी या गांव जा रही थी, उनको उठा लिया गया। तो वो मामला फिर पंचायत हुई और वो मामला सुलझ गया। लेकिन उसके बाद फिर भरतपुर स्टेट में कत्लेआम शुरू हो गया, और पहले जो लोग उनके राजा की सेवा में थे वो तो मेव नहीं थे, ज़्यादातर उनमें सैयद थे या काजी थे, क्योंकि वही मुग़ल दरबार से जुड़े हुए थे, तो राजकाज वही जानते थे अच्छे से। उन लोगों का कत्लेआम हुआ, फिर मेवों के गाँव पर हमला किया गया और लोगों ने मुकाबला भी किया, लेकिन तंग आके फिर लोग भरतपुर से छोड़कर अलवर स्टेट की तरफ आ गए। तो अलवर की मिलिट्री ने उनको रोक लिया। बातचीत हुई, उन्होंने कहा भाई हम इतने पैसे लेंगे, पर हेड कुछ वो तय हुआ था, और टोटल सम 4-2,500 के करीब उन्होंने पे किया। बीच में एक नदी थी, शायद रूपरेल नदी रही होगी वो, कि वही नदी पार करके आप अलवर स्टेट में आ जाएंगे। पैसे लेकर भी वो जो मिलिट्री है वो अलग हट गई, और फिर भरतपुर की मिलिट्री ने उन पर हमला किया, और अलवर की मिलिट्री ने कोई उनकी मदद नहीं की, और जब वो मदद के लिए गए तो उल्टा उन पर हमला कर दिया। तो इस तरह दोनों स्टेटों में एक बड़ा कत्लेआम हुआ। जो आज जो रिकॉर्ड मिलते हैं उसमें लगभग 82,000 लोग उन पूरे दंगों में मारे गए, और अलवर और भरतपुर के सारे मेव यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के जो मेवात है उसमें आ गए। तो यहाँ कैंप लगे हुए थे, रेवाड़ी में शरणार्थी कैंप था, घासेड़ा में कैंप था, सोना में कैंप था, पुरानी दिल्ली के पुराने लाल किले में कैंप लगा हुआ था, जो बाद में निज़ामुद्दीन ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहाँ से लोग जा रहे थे पाकिस्तान, लेकिन आम जो सोच थी वो ये थी कि नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ जो तत्कालीन मेव नेता थे उनमें भी 2 हिस्से थे। कुछ लोग मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, खासकर उस टाइम के दोनों एमएलए मेहताब खां और मौलवी अहमद जान, और एक खान बहादुर थे, सरदार मोहम्मद खां। उनको खान बहादुर का खिताब दिया था अंग्रेज़ों ने। शुरू में वो इस फेवर में थे कि हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उनका स्टैंड बदल गया और पाकिस्तान ने उनको लाइजन ऑफिसर बना दिया। तो उन्होंने भी लोगों को, इधर जो सांप्रदायिक लोग थे वो भी लोग उकसा रहे थे, और नारा दिया गया था भाई पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ये नारा लगाया गया था। तो जो हमारे जो नेता थे चौधरी यासीन थे, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था, वो अंडरग्राउंड थे। कमर मोहम्मद अशरफ के खिलाफ भी केस लग गया देशद्रोह का, तो वो भी अंडरग्राउंड हो गए। फिर वो जर्मनी चले गए, जर्मनी की उनकी वाइफ थी दूसरी, तो वहीं चले गए, वहीं उनकी मौत हुई। तो सैयद मुतल्लबी फरीदाबादी, क्यों कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान धकेल दिया गया, तो चौधरी अब्दुल हई रह गए। वो दिल्ली और मेवात के बीच में भागते रहे, साइकिल पे आते जाते। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस था जामा मस्जिद के सामने, सीपीआई का, शायद अब भी है वो। तो पीसी जोशी उस वक्त उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, चौधरी मोहम्मद यासीन और अब्दुल हई ने वो हालात बताए, और काफ़ी सोच विचार के बाद पीसी जोशी ने ये कहा कि भाई अगर मेवात को बचाना है, मेवात के इतिहास, मेवात के कल्चर को बचाना है, मेवात का जो बिरादरी सिस्टम है,
या जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको अगर बचाना है तो फिर गांधी जी को बीच में लाना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रयास कीजिए। तो 2 आदमी गांधी जी से मिले। उसमें जो रिकॉर्ड में भंगी कॉलोनी लिखा है, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों से अगर किसी को हार्ट हो तो, मैं वो बात कह रहा हूँ जो इतिहास में लिखी हुई है। तो गांधी जी लंच कर रहे थे, लोग बाहर बैठ के, तो गांधी जी को पता चल गया कि कोई आया, तो उन्होंने अपने सेवक को भेजा कि भाई लाओ बुला के कौन है। पूछा भाई कि कहाँ से आए हो? कहने लगा जी मौलाना आज़ाद ने भेजा। अरे भाई फिर तुम मौलाना आज़ाद के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हो, इसमें शर्माने की क्या बात थी, सीधे आ जाते। खैर उन्होंने गांधी जी को सारी बातें बताई, और जब उन्होंने ये बताया कि इस षड्यंत्र में गुड़गांव और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेसी भी शामिल हैं, तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा ठीक है तुम परसों आओ, मैं उनको भी बुलाता हूँ। परसों ये लोग गए तो कांग्रेसी कोई नहीं पहुँचा वहाँ। तब गांधी जी ने ये कहा कि भाई ठीक है, वो लोग नहीं आए, आप आगे। अब मैं मध्यस्थ नहीं हूँ, बल्कि मैं मेवात का एक पक्ष हूँ, मैं आपका पक्ष रखूँगा। उन्होंने नेहरू से बात की। फिर एक डेलीगेशन सरदार पटेल से मिला, क्योंकि उस वक्त जो मेवात में सिख बटालियन थी, और वो जो बटालियन जो सुरक्षा के लिए भेजी थी वो भी काफ़ी जुल्म कर रही थी, मार भी रही थी। उस वक्त एक कहावत बहुत मशहूर थी, अब भी मैं वो कहते हैं कि मिलिट्री जिसको उठा कर ले गई वो जिंदा वापस नहीं आया। कई किस्से हैं ऐसे कि लोगों को उठा लाए, फिर पैसे लेके उनको सुबह छोड़ दिया या मार दिया, जो भी कुछ इस तरह चल रहा था। तो ये लोग पटेल से मिले। तो 3 लोग थे ये, चौधरी अब्दुल हई और चौधरी खुर्शीद धोज, और एक थे हिम्मता। 2 लोग पढ़े लिखे थे। हिम्मता जो था, हिम्मत खां था उसका नाम, और बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, 7 फुटा, कहते हैं कि 7 फुट की हाइट थी और बहुत। तो वो अनपढ़ था, लेकिन वो बोलता बहुत था। चौधरी अब्दुल्ला हई ने कही भाई हम तुझे नहीं ले चलेंगे, तू ज़्यादा बोलता है। उनको नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, आप मुझे बस ले चलो, मुझे पटेल को देखना। चले गए तो पटेल सुबह की नमाज उन्होंने वहीं करजन रोड पे एक मस्जिद है, वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ कर वो पास में पटेल की कोठी थी, वहाँ गए तो पटेल साहब घूम रहे थे पार्क में। तो देख कर कहने लगा हाँ भाई कहाँ से आए? कहला जी मेवात से आए हैं। और ठीक है पाकिस्तान जाइए, तुम्हारे लिए दे दिया पाकिस्तान। ऐसे रूखे से थे ना पटेल, और चेहरा भी बिल्कुल स्पाट था, तो एकदम ये डर गए भाई ठीक है अब तो कह दिया, पटेल साहब ने भी कह दिया। तो हिम्मता अनपढ़ आदमी था ना, अनपढ़ आदमी को ज़्यादा सोच नहीं पड़ती, उसको जो कहना कह देता है। उसने कहा सुन मराठे, उसे पता नहीं पटेल मराठा है या गुजराती है। उसने कहा सुन मराठे, हम वो मेव हैं जो तेरे दादा शिवाजी को औरंगजेब की कैद से छुड़ा के लाए थे, और हम बाबर से लड़े, और हम बलवन से लड़े, इससे लड़े, उससे लड़े। बट ठीक है, अब तो हमें वो भी मार रहे हैं जो हमारी सेवा करते थे, लेकिन एक बात सुन लो, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पटेल साहब एकदम से, चौधरी अब्दुल्ला हई का मैंने इंटरव्यू लिया था, वो कहने लगे एकदम से पटेल साहब ने देखा, मैंने कहा भाई मरवा दी इसने। अब पटेल साहब सीधे अंदर चले गए, और ये उस पर पिल गए, हिम्मत खा, मरवा दिए तूने, अब ये पुलिस बुला रहा है, सड़ जेल में, ये वो। कहने लगे आप जो हो जाए। तो पटेल साहब ने, इन्होंने देखा, विंडो से नज़र आया था, फ़ोन उठाया, शायद नेहरू जी से बात की उन्होंने, और फिर वापस आए, इनसे कहा जाइए। तो भागे, तो भोंडसी के पास इनको मिलिट्री के ट्रक नज़र आए जो दिल्ली की तरफ से जा रहे थे। तो चौधरी अब्दुल हई ने एक ट्रक को रोक कहा भाई कहाँ जा रहे हो? लगा जी पटेल साहब ने भेजा है, मेवात जा रहे हैं, और सिख बटालियन को वहाँ से भेजना है और हमें चार्ज लेना है। एक ये डेवलपमेंट हुआ, लेकिन फिर भी जो हालात थे वो नहीं सुधर रहे थे, और क्योंकि उधर से भी जोर लग रहे थे, खान बहादुर भी लोगों को ले जा रहे थे, इधर जो सांप्रदायिक लोग थे वो तरह तरह से, पटेल को भी मिसगाइड किया जा रहा था, जी ऐसे अपराधी लोग हैं, ये लोग हैं, इन्होंने पहले वो बलबन से भी, अब वो जो एक देशभक्ति के काम थे उनको भी अपराध से जोड़ा जा रहा था, जी ये दिल्ली को लूट लेते थे, ये करते थे। यानी पटेल साहब को गलत रिपोर्टिंग दी जा गलत रही थी। रिपोर्टिंग हो रही थी। तब 50-60 आदमियों का एक डेलीगेशन, मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि हमारी 12 जो पाल हैं, तो हर पाल का चौधरी उसमें शामिल हुआ, और उसके साथ 2 और जो खास लोग थे। तो 50-60 आदमियों का एक डेलीगेशन बिरला हाउस में 20 सितंबर को गांधी से मिला, और गांधी जी को सारे हालात बताए।
तो गांधी जी ने कहा फिर आप क्या सोचते हैं? कहने लगा जी हमारा अंतिम फैसला सुन लीजिए आप। हमारा अंतिम फैसला ये है कि हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात गांधी जी को टच कर गई अंदर तक, और गांधी जी ने फिर बहुत भावुक होकर ये कहा कि गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो लोग अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहते। फिर वो प्रोग्राम बना और 19 दिसंबर को गांधी जी घासेड़ा आए और मंच से गांधी जी ने ये कहा कि मैं हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, मुझे बताया गया है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के, मतलब गांधी जी को भी मिसगाइड किया गया। लेकिन अगर ऐसा सच भी है तब भी मेरा कहना ये है कि उनकी इस्लाह की जाए, मतलब उनका सुधार किया जाए, ना कि उनको उनके घरों से निकाला जाए। तो पंजाब के प्रीमियम वहाँ थे गोपीचंद भार्गव, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया इस बात का। तो गांधी जी ने उनको झिड़क दिया, उनसे ये कहा कि तुम्हारी पंजाब सरकार और नेहरू की केंद्रीय सरकार मेवों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी ले, ये मेरे आदेश है। तब लोग वापस बसे और बाकायदा लिस्टें बनी, जो औरतें उठा ली गई थी उनकी भी लिस्ट बनी, लड़कियों की, औरतों की, और जिनकी संपत्तियों पे कब्जा हो गया था वो उसकी भी लिस्ट बनी। लेकिन राजाओं ने क्या किया कि जल्दी जल्दी में, तब तक उधर से भी शरणार्थी आ गए थे, उनको अलाट कर दी, मस्जिदें भी अलाट कर दी, मदरसे अलाट कर दी। तो काफ़ी लंबा संघर्ष है। अब सर एक इसमें तर्क ये भी दिया जाता है कि गांधी जी की जो हत्या हुई वो इस कारण से भी हुई कि उन्होंने मेवों को पाकिस्तान जाने से रोक लिया था। बिल्कुल, ये एक कारण है डेफिनेट, क्योंकि सांप्रदायिक लोगों ने ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली के पास मिनी पाकिस्तान बने, और गांधी जी ने उन लोगों को रोक लिया जिन लोगों को सांप्रदायिक लोग नहीं चाहते। खुद सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या दिल्ली के पास रहे, वो कभी भी दिल्ली के लिए खतरा हो सकते। तब मेवात से जो वोटर लिस्टें थी उस वक्त वो गई, बाकायदा नेहरू ने मंगाया, क्योंकि मेवों के नाम भी बिल्कुल हिंदुओं जैसे थे, उदय, प्रताप, अर्जुन, कन्हैया, कान्हा, रणमल, झड़मल, इस तरह के नाम थे सब, और दोनों संस्कृतियों को मानने वाले थे, हिंदू। बल्कि आज भी मेव हिंदू रीति रिवाज को ज़्यादा मानते हैं, मुस्लिम रीति रिवाज को कम मानते हैं। तो पटेल को दिखाया कि देखो जी ये कहाँ के मुसलमान हैं। लगा ठीक है, पटेल साहब तैयार हुए तब। तो वो एक कारण था जिससे सांप्रदायिक लोग गांधी जी से नाराज़ हुए और फिर गांधी जी की हत्या भी हुई। दूसरा कारण तो वही है कि गांधी जी को 2 फरवरी को पाकिस्तान जाना था, उनके जो 55 करोड़ रुपए जिनको भारत सरकार नहीं देना चाह रही थी, गांधी जी ने दबाव डाला नेहरू पे कि भाई उनके पैसे दिए जाएं, और मैं 2 फरवरी को पाकिस्तान जाऊंगा शांति मिशन लेकर, और उनसे भी बात करूंगा कि माइनॉरिटी की वो भी सुरक्षा करें और हम भी सुरक्षा करें। तो वो ये 2-3 कारण ही तो बड़े थे जिनसे गांधी जी की हत्या हुई। सर आपने जिक्र किया, मैं सुन रहा था आपको कि मेव की बात करते हुए बाबर के ज़माने की। बाबर आजकल भी चर्चा में बहुत हैं। वजह बाबर नामे की है। मुख्यमंत्री हैं हरियाणा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो तो विधानसभा में कहते हैं कि बाबर नामा में लिखा है कि संभल की मस्जिद जो है वो हरिहर मंदिर था। क्या बाबर ने ऐसे मंदिरों को तोड़ा और उन्होंने मस्जिद बनाई? देखिए, मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। तो क्या ये जिक्र है उसमें? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या अलीगढ़ के जरूर है, लेकिन मस्जिद का, मंदिर का जिक्र नहीं है। अयोध्या तो गए ही नहीं बाबर तो खानवा से सीधे अलवर गए, अलवर से फिरोजपुर आए, फिरोजपुर से कोटला आए, मेवात का जो एरिया है वहाँ इलियास खान नाम के एक मेवाती सरदार ने विद्रोह किया हुआ था, उनको पकड़ा, उनको सजा दी। उसके बाद वो चंदेरी चले गए और चंदेरी से फिर आगरा आए हैं। तो ना वो अयोध्या गए। संभल का जिक्र ज़रूर है, और संभल का इतना सा जिक्र है कि ये एक छोटा कस्बा है और यहाँ एक मंदिर है जो बहुत खूबसूरत है और काफ़ी लोगों की इसमें आस्था है, लोग आते हैं। वह इतना जिक्र है एक लाइन का, और कुछ नहीं। क्या उन्होंने मीर बाकी को कोई आदेश भी दिया था? ये भी चर्चा में है कि उन्होंने मीर बाकी ने मस्जिद अयोध्या में बनवाई थी, लेकिन बाबर के कोई आदेश नहीं थे। क्योंकि जैसे आजकल होता है कि भाई
प्रधानमंत्री के जो नज़दीक पहुंचने की होड़ लगी होती है एमपीज़ की भी और मिनिस्टर्स की भी, तो उसकी भी ये होगी। मीर बाकी ने वहाँ एक मस्जिद बनवा दी। तो आदेश वाली कोई बात कहीं पर भी नहीं लिखी गई है, बल्कि जो बाबर का वो है वसीयतनामा, आप उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने ये लिखा है, हुमायूं को उन्होंने संबोधित करते हुए, कि अगर हिंदुस्तान पर तुम्हें राज करना है तो इस देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। इस देश में गाय का बहुत सम्मान किया जाता है और लोग उसको माता मानते हैं। उसको मतलब स्लॉटर पर आपको बैन लगा के रखना है। और वो जो वसीयतनामा है बहादुर शाह जफ़र तक उस पर अमल हुआ। पूरे मुग़ल पीरियड में सिर्फ जुमा के अलावा गाय पर बैन होता था। बल्कि 1857 में तो ये हुआ कि यंग जो एक हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है दिल्ली एंड पंजाब 1857 इन दिल्ली एंड पंजाब, उन्होंने लिखा है कि एक पोस्टर अंग्रेज़ों ने लगवाया दिल्ली में, जिस पर ये लिखा था कि मुसलमान ये कहते हैं कि भाई अब हमारा राज आ जाएगा, फिर हम ये करेंगे, हिंदुओं को भगा देंगे, गाय काटेंगे, ये काटेंगे, वो काटेंगे। तो बहादुर शाह को सुबह जब पता चला कि रात में इस तरह का पोस्टर लगा हुआ, उन्होंने बाकायदा फरमान दिया कि ये पोस्टर गलत है। और फिर उन्होंने जो उनके नज़दीकी लोग थे उनको बुलाकर एक कमेटी बनाई और उनसे कहा कि पूरी दिल्ली में हर घर के पशुओं की जनगणना की जाए, गिने जाएं कितने भैंस हैं, कितनी गाय हैं, कितने बछड़े हैं, कितने ये हैं। और उसके बाद हम बकरा ईद थी, 1 अगस्त को बकरा ईद का चांद दिखा था, तो 10 अगस्त की या 11 अगस्त की बकरा ईद थी। बकरा ईद के 3 दिन बाद फिर गिनेंगे। अगर किसी के यहाँ गाय या गाय से संबंधित कोई पशु कम पाया गया तो उसको सजा दी जाए। ये फरमान आज भी आर्कोलॉजिस्ट में पड़ा हुआ है। बात हम संभल करने में और बढ़ा देता हूँ कि मैं इस पे एक टेक जानना चाहता हूँ। आपने इतिहास पढ़ा है, जो परिस्थिति अभी चल रही, जिस तरीके की बातें अभी हो रही हैं कि एक समय सिर्फ अयोध्या की बात होती थी, फिर बात काशी की होने लगी, मथुरा की होने लगी, अब बात संभल की भी हो रही है, बात अलीगढ़ की भी हो रही है, बात तो जामा मस्जिद दिल्ली की भी हो रही है, कुतुब मीनार की भी होती है, तमाम जगहों को लेकर ताजमहल की भी होती है। ताजमहल की भी बहुत लंबे समय से होती है। एक बाबा गए भी थे वहाँ पे कि यहाँ पे शिवालय है, मैं जल चढ़ा के आता हूँ। बात तो भारत के बाहर की भी तमाम मस्जिदों को लेकर हुई। आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं या सर्वे के आदेश हो रहे हैं, क्या आपको इसको लेकर आपकी टेक क्या है कि क्या पुराने जो धार्मिक स्थल थे उनको बदला गया, ऐसी घटनाएं हुई हैं इतिहास में, या सिर्फ ये एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है? आपका अपना टेक इस पे क्या है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ये तो हो सकता है कि मंदिर गिराए गए हो, कई बार लड़ाई में भी गिर जाते थे, और हो सकता है गुस्से में किसी ने गिराया भी हो, लेकिन ये बात गले नहीं उतरती कि मंदिर की जगह मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि इस्लामिक शरिया ये कहता है कि किसी के धार्मिक स्थल पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। और जिस जगह एक बार मस्जिद बन गई वो जगह मस्जिद के ही लिए रिज़र्व है, उसकी जगह दूसरी चीज़ नहीं बन सकती। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक जो आप सारा चल रहा है, पहले तो 1949 या 50 का जो एक्ट है कि भाई अयोध्या के अलावा, अयोध्या शायद उसमें काशी और वो भी है मथुरा का शाही ईदगाह, 3 के अलावा जो धार्मिक स्थल जैसा है वो वैसा ही रहेगा इस वक्त जो उसकी पोजीशन है। उसके बाद 1991 में उसको दोबारा दोहराया गया, बल्कि वो और अच्छा रिफाइन करके वो एक्ट बना के भाई जो हो गया अयोध्या में वो हो गया। इसके बाद किसी भी धर्म स्थल पर का रूप नहीं बदला जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग जिम्मेवार हैं देश के, चाहे वो कोई भी हैं, जो देश चला रहे हैं, जिनको देश चलाना है, तो उनको उस एक्ट को फॉलो करना चाहिए। और अगर राजनीति का यही तकाजा है तो ये एक और सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, चूँकि सोशल मीडिया पर खासकर जो हिंदूवादी दक्षिण पंथ के लोग हैं,
आप उसको गलत भी कह सकते हैं, एक बहुत टर्म वायरल किया जाता है, खासकर मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में आपने सरिया का भी जिक्र किया कि गजवाए हिंद होगा, और इसको लेकर एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि एक दिन ऐसा होगा, ये तय किया हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बातें। इसको लेकर अगर आप कुछ फैक्ट क्लियर करना चाहें तो। देखिए, धर्म की राजनीति पहले भी होती थी, आज भी होती। बाबर की फौज जब डेमोरलाइज थी तो उन्होंने जो भाषण दिया कि भाई तुम जीतोगे तो गाजी कहलाओगे और हारोगे तो शहीद कहलाओगे, टोटली धार्मिक भाषण था, एक राजनीति थी वो भी। मैंने पहले बताया कि खानवा की लड़ाई कोई धर्म युद्ध नहीं था, वो दो राजाओं की लड़ाई थी, अपना अपना पक्ष था, वो लड़े। तो यही एक परसेप्शन गजवा हिंद की है। गजवा हिंद का कहीं न कहीं जिक्र है इतिहास में, लेकिन अगर गजवा हिंद की बात की जाती है तो गजवा हिंद तो हो चुका भाई। गोरी गजनवी आया, 17 हमले किए, गोरी आया, उसने भारत को जीत कर साम्राज्य स्थापित किया, मुगल 350 साल तक राज करते रहे। तो इससे बड़ा और गजवा किस गजबे की हम उम्मीद कर रहे हैं? अगर गजबा होना था तो हो लिया मेरे ख्याल से। तो नए गजबे की कोई बात, वो तो एक तरह का वो फिर राजनीतिक सवाल है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश है। अदरवाइज़ तो गजवा हिंद कुछ नहीं है। सिद्दीकी साहब, मैं आपको सुन रहा था और कई सारे प्रसंग में तो बहुत अद्भुत मज़ा आया। आपकी किस्सा गोई बहुत ज़बरदस्त है। पहले आपकी तारीफ़ कर दूं, सरदार पटेल वाला किस्सा जो आप बता रहे थे तो मेरे सामने चित्र घूमने लगा कि सरदार पटेल ऐसे बोल रहे होंगे तो सामने से एक मेवाती उनको कैसे बोल रहा होगा और क्या दृश्य बन रहा होगा। तो बड़ा अद्भुत टिप्पणी रही हो आपको, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मेरा सवाल है सर कि जो बातें आप कर रहे हैं, जैसे आपने अयोध्या का जिक्र किया, बाबरनामा का जिक्र किया, आपने बाबरनामा पढ़ रखा है, ये प्रसंग आया कमलेश्वर की एक बहुत अद्भुत किताब है कितने पाकिस्तान, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं था। लेकिन आजकल कौन भरोसा कर रहा है इन सारी बातों पर? अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी है, उसकी जगह राम मंदिर बन चुका है। अब जो सत्ता के प्रतिष्ठान हैं वो खुलेआम कहते हैं कि अब काशी की बारी है और मथुरा की बारी है। तो संभावनाएं कहाँ है कि कितने पाकिस्तान इस देश में और कितने पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है क्या देश? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो गिरकर उठना जानता है। हजारों साल हम गुलाम रहे और फिर हम आज हम आज़ादी देख रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये क्षणिक राजनीति है, कितने साल चलेगी ये चलेगी, लेकिन ये देश अब गिरेगा नहीं और एक वक्त आएगा कि ये देश इन सब बातों से ऊपर उठकर, और वही जो हमारा धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, वही जो हमारी गंगा जमुना संस्कृति है, आखिर हम ये सोचेंगे कि वही सही थी और वही वो रास्ता है जिस पर चलकर भारत विकास कर सकता है, भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे पाकिस्तान भारत में बनने की कोई संभावना है। अभी आप बहादुर शाह जफर का वो किस्सा बता रहे थे कि गोधन गिनती करा दी गई दिल्ली में कि भाई अगर गोधन से गोवंश से जुड़ी कोई हत्या हुई तो सज़ा मिलेगी। लेकिन आप इतने अच्छे प्रसंग मेवात के बारे में बता रहे थे, मेव के बारे में बता रहे थे, ये प्रसंग आजकल चर्चा में नहीं होता है। आजकल तो मेवात के बारे में सुनने से ही होता है कि वहाँ पर सब गाय को काटने के ही लोग वहाँ बसते हैं कि वहाँ हमेशा गाय ही काटी जा रही है। इतना समृद्ध इतिहास है, इतनी सब कुछ चीज़ें हैं, तो ये नैरेटिव कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? ये नैरेटिव पीछे क्यों रह जाता है? कभी इस दिशा में आप अकादमिक जगत से जुड़े हुए हैं, वैसे तो आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन वो आपने अपनी प्रतिभा के दम पर हिस्ट्री पर आपने वो पाई है, एक हासिल किया है हिस्ट्री को। तो आपने कभी, आप लोगों ने या आप लोग जैसे समझदार समझने वाले लोग, कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये इतनी मजबूत परंपरा होते हुए भी वो सोशल मीडिया की बहस हो, व्हाट्सएप पर जो शेयर करने वाली चीज़ें हैं, इनमें कहाँ पिछड़ जाते हैं और क्यों पिछड़ जाते हैं? फेक नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव क्यों सामने आ जाता है? देखिए, मैं सच्चाई बताऊंगा तो आप भी शायद नाराज़ हो जाएं कि जो हमारा जो चौथा स्तंभ है जनतंत्र का, लोकतंत्र का, वो दरक रहा है कहीं ना कहीं। और भारत में एक कहावत पहले से ही मशहूर है कि अगर किसी झूठ को आप बार बार बोलो तो एक समय आएगा कि वो लोगों को सच नज़र आने लगेगा। वरना सच्चाई ये है कि हरियाणा का अभी सर्वे हुआ है,
हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय नूंह ज़िले में पाली जाती हैं। 10,000 गाय इस वक्त नूंह अकेले ज़िले में पलती हैं। इसके अलावा अलवर में इससे कहीं ज़्यादा गाय, एक एक आदमी के पास 200-200 गाय, 100 गाय, 80 गाय, 90 गाय हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में खासकर। तो जितना भी ये पहाड़ी एरिया है मेवात का, मेवात तो है ही पहाड़ी ज़्यादातर, तो उसमें गाय ही पाली जाती हैं या बकरियां पाली जाती हैं। अगर आप सुबह नूंह से और कोटला की तरफ निकलें, सड़क है, तो पूरा पहाड़ आपको सफ़ेद नज़र आएगा और वो सब गाय होती। तो एक सच्चाई तो ये है। दूसरी सच्चाई, मैं इनकार नहीं कर रहा कि मेवात में काऊ स्लॉटर नहीं होता है, लेकिन गाय बीकानेर से भी आती हैं, गाय हिसार से भी जाती हैं, गाय झज्जर से भी जाती हैं। वो क्यों जाती हैं? तीसरी बात यह है कि हम जब काऊ स्लॉटर की बात करते हैं ना, हम शाखाओं को काटने की कोशिश करते हैं, जड़ पर वार नहीं करते। PFA बनाया था मेनका गांधी ने, उन्होंने सर्वे कराया था और सर्वे में ये निकल के आया कि भारत में 28 बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनियां हैं और जिनमें ज़्यादातर बॉम्बे में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ 1-2 चंडीगढ़ में है, 1-2 का ऑफिस। 28 में से 24 के मालिक हिंदू हैं। अब आप देखिए, नाम है कारवां, उसका मालिक है शर्मा। नाम है कल्बे मदीना, उसका मालिक है जैन। हरअमृत जो डालडा होता था, घी होता था, उसमें गाय का फैट पाया गया, उसका मालिक कौन था? जैन था। हमारे यहाँ जो पहला स्लॉटर हाउस खुला, उसका मालिक भी एक बनिया है, अब तो खैर वो लुलु ग्रुप में ले लिया। तो तीसरी सच्चाई ये है। तो जब आप काऊ एक्सपोर्ट करेंगे या बीफ एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आएगा कहाँ से? इसी देश से तो आएगा। अगर आप एक्सपोर्ट बंद कर दें, जैसा कि अब कहा जाता है कि ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है, तो आप उस जड़ को क्यों नहीं काटते? आप शाखाओं पे वार क्यों करते हैं? एक बात तो ये है, क्योंकि हुआ ये है कि आज़ादी के बाद 1952 में नगीना में एक पंचायत हुई थी हिंदू और मुसलमान। हमारे यहाँ पंचायतें होती हैं, जाटों में हमारा भाईचारा है, तो वो जाट भी आए और वहाँ एक पंचायत हुई, बहुत बड़ी पंचायत थी और उसमें जो सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो ये था कि भाई मेवाती गाय नहीं काटेंगे। तय हो गया। और मुझे याद है बचपन से, और हम जवान हुए, अब तो खैर बूढ़े होने को आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ गाय बहुत कम कटती थी। बाई चांस ही कोई छुप छुपा कर किसी ने कर लिया कोई काम, तो अदरवाइज गाय नहीं कटती। ये हुआ है 80s के बाद, बल्कि आप कह सकते हैं कि मिड 70s से इन कंपनियों ने कसाईयों को पैसा एडवांस देना शुरू किया और कहने लगा भाई गाय लाओ हमें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बीच में ये और बता दूँ कि मेव किसान जिस गाय का दूध पीता है उसको कभी कसाई को नहीं बेचता। अगर वो गाय दूध ना दे या बीमार हो जाए तो वो यूँ कहेगा कि मेरे चौखट पे मर जाएगी, लेकिन मैं इसे कसाई को नहीं बेचूँगा। ये परंपरा आज भी है। दूसरी परंपरा मेवात में ये रही है कि बेटी को दान में गाय देते थे। जिस बात बेटी की शादी करते थे, शादी के बाद जब बेटी जाती थी तो उसको गाय दान में देते थे। अब तो खैर भैंस देने लगे, अब गाय कम देते हैं क्योंकि वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ना, भैंस का दूध बेच के भाई बेटी अपना काम। पहले ये था कि भाई बैल चाहिए तो गाय दो, भाई गाय से वो बैल होंगे और इनका काम चलेगा, तो ये दान दिया जाता था। इन कंपनियों ने, खेती तो मशीनीकरण हो गया, तो जो गौधन था उसकी वैल्यू किसान के यहाँ कम हो गई, गाय आवारा भी घूमने लगी। तो इन कंपनियों ने क्या किया कि कसाईयों को एडवांस पैसा देना शुरू किया और वो गाय दिल्ली पहुंचाने लगे। दिल्ली और हापुड़ 2 जगह ज़्यादा जाती थी। फिर थोड़े से जो काऊ विजिलेंट आए तो फिर उन्होंने कहा भाई तुम मीट लेके आओ। तो अब वो, क्योंकि मेवात एक तो ये है कि भाई आस्था, जो हिंदुओं की आस्था है गाय के प्रति, वो मुसलमानों की तो नहीं है। दूसरी बात ये कि पहाड़ हैं तो वहाँ छुप छुपा कर वो, तो पहाड़ों के साथ हम गिदावड़ा बोलते हैं, जो कटी फटी ज़मीन होती है, बड़े गहरे गहरे 10-10, 12-12 फुट के नाले होते हैं और उसमें झाड़ियाँ ये, तो उनमें छुप के वो अपने काटते थे। 90s में खासकर मुझे अच्छी तरह याद है
कि 100 गायें कटी हैं, एक अट्ठी जो पकड़ी गई हैं, और पता चला कि वो फलां कंपनी ने मांगा, फलां कंपनी ने मांगा। तो जब तक ये कंपनियां जिंदा हैं तब तक काऊ स्लॉटर भी होगा। सोनीपत में कर दिया लोगों ने। सोनीपत की एक वो बनी थी जिसको गौचारा कहते हैं, गौ, उसमें काफ़ी की करे थी। 3 बार वहाँ गाय की मुंडियाँ पाई गई और ट्रक भर के वहाँ काट के रात को और वो ले आए दिल्ली या जहाँ भी उन्हें भेजनी थी। तो ये एक समस्या है। इस वक्त हरियाणा सरकार ने बहुत सख्त कानून भी बनाया है और मेरे ख्याल से हमने 2016 में पंचायत की थी। मैं मेवात एक विकास सभा एक हमारा संगठन है जिसका मैं पैट्रन हूँ। तो हम लोगों ने हिंदू भाइयों के साथ एक पंचायत की 2016 में इसी मुद्दे को लेकर, और ये तय हुआ कि भाई आप भी अपने लोगों को समझाइए और आप भी समझाइए और इस काम को छोड़िए। और धीरे धीरे वो कम हुआ और इस वक्त मुझे लगता है, जितना मेरा अनुमान है, 90% वो चीज़ें कम हो गई हैं। अब उस तरह से काऊ स्लॉटर नहीं होता। लेकिन अब बात तो फिर वही राजनीति पे आती है कि जब आप एक झूठ को बार बार दोहराएंगे और उसका आपको फ़ायदा होगा तो फिर आप बदनाम करेंगे। वरना तो जो लोग मेवात को गाय के नाम पर बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने ही मेवात में 13 स्लॉटर हाउस खुलवाए हैं अब, जबकि इससे पहले सिर्फ एक स्लॉटर हाउस था वहाँ मेवात में। 13 खुल गए, 100 के करीब एप्लीकेशनें लगी हुई हैं। हमें पता चला तो मेवात विकास सभा का डेलीगेशन डीसी से मिला, उनसे बात की। उन्होंने कहा भी दिक्कत क्या है। हमने कहा दिक्कत ये है कि जब तो ये गाय दिल्ली या हापुड़ ले जाते थे, बीच में काऊ विजिलेंट कहीं पकड़ भी ले, खतरा भी रहता था। अब तो ये है कि पहाड़ में से उधर से उतारी राजस्थान की तरफ से, स्लॉटर हाउस में घुसा दी, फिर आप हमें बदनाम करोगे मेवात में काऊ स्लॉटिंग हो रही है। अब वो नए लाइसेंस तो नहीं किए, लेकिन 13-14 स्लॉटर हाउसेस अब मेवात में इस वक्त चल रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उसकी जो गंदगी है और जो स्मेल है, जिस तरह मक्खियाँ पैदा हुई हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसकी अभी तक हम शाखाओं पर वार कर रहे हैं, जड़ों पर नहीं। नहीं, चलिए, महात्मा गांधी का भी जिक्र हम लोग कर रहे थे। गांधी जी सत्य के उपासक थे, वो सत्य की डोर पकड़े पकड़े सनातन हो गए। तो हम मान सकते हैं कि सत्य कितना भी कमज़ोर हो जाएगा, एक दिन वो वही उसी की जीत होगी। हम इसी कामना के साथ रहेंगे। लेकिन बात गांधी जी की करेंगे एक बार और। चूँकि आप गांधीयन स्टडीज़ के भी एक्सपर्ट माने जाते हैं, गांधी से जुड़े इतिहास पर आपकी एक पकड़ है। गांधी क्या केवल इस देश में अब नोट और मूर्तियों में ही जिंदा हैं, या गांधी के को अपना राष्ट्रपिता कहने वाला यह देश क्या उनकी फिलॉसफी से खुद को पूरी तरीके से अलग कर चुका है? क्योंकि गांधी अहिंसा की बात करते थे, गांधी सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। आज ये सब कुछ हमें नज़र नहीं आता है। आज हिंसा प्रधान राजनीति नज़र आ रही है कि मारो काटो, बटोगे तो कटोगे के नारा, अभी हमारे सहयोगी रजत उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में आपसे बात कर रहे थे। तो इस तरह के नारे इस देश में ज़्यादा बुलंदी से लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा गर्व ये बताने में लगाया जा रहा है कि हमारा एक मतलब हिंसक इतिहास रहा है। गांधी इसके हिमायती कभी नहीं थे। तो क्या गांधी आज सिर्फ नोट पर और मूर्तियों में रह गए हैं, किताबों में रह गए हैं, राजनीति से खत्म हो चुके हैं गांधी? नहीं, गांधी के मानने वाले अब भी इस देश में बहुत हैं और गांधी का विचार भी जिंदा है। लेकिन गांधी को समझना और गांधी को आत्मसात करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। गांधी विचार आज भी जिंदा है और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी जिंदा है। मैं पीछे सऊदी अरब गया तो वहाँ जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन भी वहाँ हज पर आए हुए थे, तो उनसे जैसे बात हुई, भाई कहाँ से हो? कीनिया से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं। उनसे आप कहाँ से हो? हमने कहा इंडिया से। गांधी इंडिया, गांधी इंडिया। मतलब भारत से बाहर आज भी गांधी को ही जाना जाता है। मतलब अगर भारत है तो वो गांधी उसकी पहचान है। तो इसलिए गांधी का विचार ठीक है कमज़ोर पड़ा है, या आप समझिए कि किन्हीं मजबूरियों में कमज़ोर है, चुप हैं गांधीयन, लेकिन वो विचार अभी मरा नहीं है। अभी की जो राजनीति है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गांधी का विचार फिर उभर कर आएगा। जब बात गांधी और गांधी की हो रही है तो जिस दौर में हम हैं वहाँ नेहरू का भी जिक्र बार बार हो रहा है। तो देश के दो बड़े नेता
जो अक्सर गांधी का नाम लेते हैं और जो अक्सर नेहरू का भी नाम लेते हैं, आपकी कोई टिप्पणी है क्या? नेहरू को किस तरह से इस देश के सामने पेश किया जा रहा है, गांधी को किस तरह से पेश किया जा रहा है आज की जनरेशन के सामने? देखिए, जब हम छोटे थे ना, तो दोनों तरह की बातें थी। कुछ लोग गांधी जी को अच्छे बताते, कुछ लोग कहते थे कि भाई गांधी ने मुसलमानों का कत्लेआम कराए। लेकिन मैं अपनी स्टडी के दम पर ये कह सकता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास 3 हवाई जहाज़ थी, 1 हेलीकॉप्टर था, 20 राजाओं के पास टेलीफोन थे या प्रधानमंत्री के पास था, राष्ट्रपति के पास था, और 3-4 बड़े डैम थे हमारे पास। नेहरू जिस वक्त गया है, इस देश में मैं समझता हूँ कि 70% से ऊपर सिटीज़ में टेलीफोन पहुँच गया था। हमारे पास हवाई ताकत भी बन गई थी, बहुत सारे हवाई जहाज़ थे, जीपें थी, टैंक थे, टैंक भी आए, जीपें आई, हवाई जहाज़ आए, हेलीकॉप्टर्स आए, तो वो सब हुआ। और गांधी जी ने जिस तरह से नेहरू जी ने जिस तरह से पंचवर्षीय योजना का जो आइडिया था रसिया से जो वो लेके आए, वो उन्होंने अपनाया, योजना आयोग बना, और देश में फिर उसी आयोग की ये कह सकते हैं ये एक कोशिश थी कि देश में हरित क्रांति आई, फिर देश में वाइट क्रांति आई, और फिर नीली क्रांति भी आई देश में। तो नेहरू को एक निर्माता के तौर पर मैं समझता हूँ ज़्यादा याद किया जाना चाहिए। और नेहरू ने अपने टाइम में जो किया, उनसे एक गलती तो हुई, जैसा कि लोग कहते हैं कि नेहरू से ये कहा गया था कि जो लोग सांप्रदायिक हैं इनको उभरने ना दिया जाए। लेकिन नेहरू ने भी कुछ, क्योंकि गांधीयन थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये कोई ये टाइमली चीज़ें हैं, और जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो लोग ये सांप्रदायिकता छोड़ देंगे और विकास की तरफ ध्यान देने लगेंगे। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है उनके बाद के नेताओं की पॉलिसीज़ में कुछ फ़र्क आया हो, या कहीं ना कहीं हम उस रास्ते पर चलते हुए भटक गए हों, और वो चीज़ बदकिस्मती से आज नहीं आ रही है। वरना तो मैं मानता हूँ कि नेहरू जी एक निर्माता के तौर पे ज़्यादा याद किए जाने चाहिए, और भारत को जो नई दिशा दी, या भारत को जो तरक्की की दिशा पर लाए, और भारत की जो गंगा जमुना तहजीब जो डेवलप हुई आज़ादी के बाद भी, मतलब आप देखिए कितना खून खराबा हुआ 1857। 5 से 10 लाख लोगों के बीच की मरने की ये आंकड़े हैं जो जस्टिस खोसला ने दिए हैं। वो कहते हैं 5 से 10 लाख लोग वहाँ मारे गए थे, और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ। और एक आइडिया ये है कि मुस्लिम्स का जानी नुकसान ज़्यादा हुआ और हिंदूज़ और सिखों का माली नुकसान ज़्यादा हुआ। इस सब के बावजूद अगर 1947 के बाद ही देश अपनी गंगा जमुना तहजीब को जिंदा करने में कामयाब रहा, तो इससे बड़ी नेहरू की उपलब्धि क्या हो सकती है। जो स्थिति आपने आज़ादी के समय वाली बताई, जो हिंदू मुसलमान वाली स्थिति थी, तो आज जो स्थिति है हिंदू मुसलमान वाली स्थिति, उसमें आप समाज को और देश को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जो लोकतंत्र की जिसको बात करते हैं, अगर आप लोक और तंत्र आज अलग अलग हो गए हैं। एक तो लोकतंत्र है जिसे हम मानते हैं, प्रजातंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं लोक और तंत्र अलग अलग नज़र आते हैं। जनता आम तौर पर ये नहीं चाहती कि आपस में झगड़े हों, एक दूसरे को बर्बाद किया जाए, एक दूसरे को मारा जाए। लेकिन अब ये तो राजनीति है, प्रजातंत्र में सर गिने जाते हैं, उपलब्धियां नहीं देखी जाती। यहाँ तो सर गिने जाते हैं, किसके साथ सर कितने हैं, किसके फेवर में हाथ कितने उठ रहे हैं, वही आज का नेता है। तो उस हाथ उठाने के लिए नेता क्या करते हैं, ये एक अलग बात है, और जनता क्या सोचती है वो बिल्कुल एक अलग बात है। हम गांव में रहते हैं। मैं आपको मेवात का ही एग्जाम्पल देता हूँ। मेवात के हर गांव में 2-4 घर दलितों के ज़रूर मिलेंगे। पहले बनिए भी होते थे, अब तो वो शहरों में आ गए, लेकिन अभी भी हैं कुछ गांव में, बनिए भी हैं, कुम्हार भी हैं। और जो हमारा एक
7 बिरादरियों का एक समाज माना जाता है, उसमें 3 हिंदू हैं और 4 मुसलमान हैं, कहीं 4 हिंदू हैं 3 मुसलमान हैं। आज भी वो आपस में भाईचारे से रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी रोज़ाना दंगे भी होते हैं, सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, उकसाए भी लोगों को जाता है, लेकिन फिर भी आपस के वही रिश्ते हैं, दादा का, ताऊ का। किसी की बहन, मेरी बहन किसी हिंदू को मिल जाए, वो कुछ पैसे देकर उसका सम्मान करता है, मुझे किसी हिंदू की बहन मिल जाए, वो पैसे देकर मैं उसका सम्मान करता हूँ, वो बेचारी खाना भी खिलाती है अगर उसके घर पे जाओ तो। और ऐसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, मेरे 2 आदमी, मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो भिवानी गए धर्मवीर जी के यहाँ, तो इनका एक राजपूत परिवार था, हमारे यहाँ की लड़की थी, वो वहाँ ठहरे। रोज़ा का महीना, रमज़ान का महीना था। तो शाम को जब उन्होंने खाना खाया रोज़ा खुलने के बाद, क्योंकि भिवानी में तो टाइम देखा होगा उन्होंने, तो उन्होंने उस लड़की से कहा कि बहन थोड़ा सा सब्जी और रोटी रख देना। क्या करोगे भाई? क्योंकि हम सुबह सहरी करेंगे। 4 बजे टाइम बताया, 4:30 बजे उठ कर कहने लगा भाई ऐसा नहीं, ये मेरे ऊपर छोड़ो। तो वो बता रहे थे कि जब हम उठाए उस लड़की ने, तो ताज़ा रोटी और ताज़ा सब्जी और साथ में खीर हमारे लिए रखी हुई थी। तो आप इस प्यार को कैसे बांटोगे? ये प्यार तो बट ही नहीं सकता। लेकिन अब ये है कि एक टाइमली उभार है, किसी को फ़ायदा है, किसी को नुकसान है, और राजनीति में वो सब चलता रहता है। नहीं, मेरे जो मतलब पूछने का जो सवाल था कि जैसे वक्फ बोर्ड का कानून बदलने की बात हो रही है, मस्जिदों के भीतर मंदिर की तलाश की जा रही है, अल्टीमेटली वो कोर्ट से इस पर रोक लगा दी गई। तो ये जो वातावरण बन रहा है, और आप खुद एक मुसलमान होने के नाते मतलब क्या देख रहे हैं, क्या समाज सोच रहा है किसके बारे में? नहीं देखिए, हम तो मेवाती हैं, हम तो इस दिशा में बहुत कम सोचते हैं, सोचते ही नहीं हैं बल्कि। और जहाँ तक वक़्फ़ प्रॉपर्टी का सवाल है, देखिए वो 100% मुस्लिम्स की है, क्योंकि मुस्लिम जो प्रॉपर्टी दान करते थे, चाहे मस्जिद के नाम या मदरसे के नाम या दरगाह के नाम या खानगाह के नाम, वही तो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। जो मुसलमानों की छोड़ी हुई संपत्ति है, वो तो या तो अलाट कर दी, या फिर वो कुछ और उसको बोलते हैं, वो है जिस पर सरकार का अधिकार है, पंचायतों के अधिकार में वो संपत्ति। तो वक्फ बोर्ड में तो ये है कि एक तरह से आपका अगर राजनीतिक फ़ायदा है तो आप वक्फ बोर्ड का मामला उठा लीजिए, आप मंदिर मस्जिद का मामला उठा लीजिए, वरना तो 91 का एक्ट है ही कि भाई जो धार्मिक स्थल जैसा है वो वैसा रहना चाहिए। कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई, तो दूसरा तरीका खोज लिया, अब अंडरग्राउंड, भाई बावड़ियों को खोदो, कुओं को खोदो, कुआँ मिल गया भाई, कुआँ पूजा करो। भाई कुएँ तो बहुत सारे हैं, बहुत मिलते हैं। 96 में हमारे यहाँ फ्लड आई, तो जब वो कटाव हुआ ज़मीन का, तो नीचे कुआँ निकला। अब क्या हम उस कुएँ को पूजें? कुआँ तो कुआँ है। तो अब पॉलिटिकल आदमी अपना रास्ता निकालते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ आज़ादी मिली। अब इन बातों का कोई, और ये राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसे बयान जो हैं वो देशद्रोह वाले बयान। ऐसे बयानों का कोई मायना नहीं है, और ऐसे बयान मैं मानता हूँ कि समाज की एकता के लिए तो कम से कम नुकसानदायक है। समाज, देखिए किसी भी देश का समाज जितना मजबूत होगा, वो देश उतना ही मजबूत होगा। संपत्ति मुस्लिम की जले या हिंदू की जले, नुकसान तो देश का हुआ। हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मरा तो हिंदुस्तानी ना। तो अब वो मध्यकाल तो है नहीं कि भाई पीट के उस स्टेट में भेज दो और वहाँ मार के दूसरे स्टेट में भेज दो। अब तो यह है कि राष्ट्रीयताएँ हैं, और दूसरे देश में भी जाओ तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है। आप अगर नागरिकता लेना चाहो तो उसकी भी अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो जो लोग यहाँ हैं वो तो यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं देश के लिए करेंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज़ादी के बाद अब तक जितने स्कैम हुए हैं, आप उनकी लिस्ट देख लीजिए, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने मुसलमान हैं, आपको पता चल जाएगा कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही। सर, जब दिल्ली के इर्द गिर्द आंदोलन होते हैं तो ख़ास तौर पर हरियाणा की जो देहात बेल्ट है, वहाँ से एक आवाज़ आती है कि दिल्ली तो हमने ही बसाई थी।
हमारे पूर्वजों ने गांव दिए थे और जब दिल्ली बसी थी। तो दिल्ली के ज़रा इतिहास को भी ज़रा बताएं कि इसमें, क्योंकि हम देखते हैं कि मेवात भी दिल्ली से सटा हुआ इलाका, अब रोहतक, बहादुरगढ़, अब तो ये जो इलाके हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे अक्सर मैं सुनती रही हूँ कि दिल्ली तो मारी है, हम ना बसाई थी हाँ भाई। नहीं, देखिए, दिल्ली के पश्चिम में रोहतक के जाट बेल्ट थी, दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में मेयो थे, और पूर्व में गुजर थे, और जो नॉर्थ का साइड है उसमें मिली जुली आबादी थी। पठान थे, तुर्क थे, जाट थे, मेयो थे, सब मिली जुली आबादी थी। तो इसलिए उधर से उनके गांव गए, इधर से गुजरों के गांव गए, इधर से मेयों के गांव गए, तो वो सब तो हुआ है, सब अपना अपना दावा भी करते हैं। जहाँ ये राष्ट्रपति भवन है, वायसरायज भवन जब बनाया, अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी बनाई, तो यहाँ से 15 गांव उठे, उनमें से 9 गांव मेयों के थे। जहाँ राष्ट्रपति भवन है, यहाँ रायसीना गांव था, जहाँ पार्लियामेंट हाउस है वहाँ सबरन गांव था, फिर बीवीपुर गांव था, मंगलापुरी थी, और ताल कटोरा था, मालचा था। ये सारे गांव तो अब या तो मेयों के थे या जाटों के थे। अब वो दावा करते तो सही करते कि दिल्ली, हम हमारे यहाँ तो मेयो ये कहते हैं कि दिल्ली तो है ही हमारी, दिल्ली तो बसा ही हम, क्योंकि मेयों के गांव अब भी बेगमपुर गांव जो है महरौली में अंदर है बिल्कुल, तो अंदर तक गांव थे। कल्लू खेड़ी, किलोकड़ी जिसे बोलते हैं, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी बनाई, वो मेयों का गांव था कल्लू खेड़ी, उसको हटाया गया। जहां ये मकबरा है इसका हुमायूं का, यहाँ ग्यासपुर गांव था मेयों का। निज़ामुद्दीन जो मरकज़ है ये मेयों की ज़मीन पे है। तो इसलिए अगर वो दावा करते हैं तो गलत तो नहीं करते। लेकिन अब ये है कि जिस तरह हमने दिल्ली बसाई सब ने मिलकर, तो इस तरह दिल्ली की सुरक्षा भी हम सबकी जिम्मेवारी है, और वो सोच हमारी होनी चाहिए कि दिल्ली हमारी है, तो दिल्ली का संरक्षण, दिल्ली का सौंदर्यीकरण, दिल्ली की ताकत हम ही हैं। और हम सिद्दीक साहब, आप यहाँ आए, इतने सारे सवालों का जवाब दिया, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा, आप ज़रा अपना अनुभव साझा कर दें कि आपको कैसा लगा, ये सवाल आपसे पूछे गए, आपसे जवाब मांगा गया, अपना अनुभव साझा कर दें सर। नहीं, सही मायने में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा इस तरह का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है। घर पे मैं देता रहा हूँ इंटरव्यूज़, लेकिन इस तरह का पहला प्रोग्राम तो रास्ते में आ रहा था, तो दिल में कई तरह के विचार आ रहे थे कि क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे सवाल भी पूछे गए विषय से रिलेटेड, और जिस तरह के भी सवाल थे, कोई बहुत मैं मानता हूँ कि सम्मान के साथ और बहुत संजीदगी के साथ वो सवाल पूछे गए, और जितना मेरे से बन सका उसका मैंने जवाब भी दिया। आप लोगों का भी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। तो दोस्तों, आपने इस एपिसोड में बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी नई बातें आपने जानी भी, क्योंकि मेवात वो इलाका जिसके बारे में हम कहें कि किस्सों में, कहानियों में बड़ी कम आपने इतिहास की बात सुनी होंगी, किताबों में बहुत कम आपने पढ़ा होगा इस क्षेत्र के बारे में। आज आपने जाना, आज आपने सुना। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ तक के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।